चलो ये पढ़ लो, यहां से लेके यहाँ तक। और मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वही उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो। सिर्फ वो ओवरहेड व्यू से ड्रॉ किया है, मैंने सामने से ड्रॉ किया था, फ्रंट व्यू से। उन्होंने ऊपर से कैसे डायग्राम दिखेगा वो दिखाया है। उसको बोलते हैं टॉप व्यू, नहीं तो ओवरहेड व्यू, या प्लान व्यू भी बोलते हैं उसको। ठीक है, पढ़ रहे हो ना? अरे जल्दी। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो।
हो गया पढ़ के? तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आया क्या? डायमीटर आई डी इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, क्योंकि हमारे डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस मतलब सारे डायमीटर ही बन जाएंगे, दोनों डायमीटर बन जाएंगे। देखो ये जेड एक्सिस है ना डायग्राम में, तो वाई एक्सिस ये दिखाया है, ये तो डायमीटर ही है ना, सेंटर से पास हो रहा है देखो। और एक्स एक्सिस ये है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, तो ये भी डायमीटर बन जाएगा ना। तो दोनों भी डायमीटर सेम ही होते हैं, तो दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप दिखाया है। आई डी इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, और उसका यूज आगे हुआ है। अब आई जेड का फॉर्मूला क्या मिला था हम लोगों को, थ्योरम डिराइव किया था ना। आई जेड मतलब क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, लेकिन ये दोनों तो सेम ही है, तो आई एक्स के लिए भी आई डी डालो और आई वाई के लिए भी आई डी डालो, तो आई एक्स प्लस आई वाई कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स आई डी, बराबर। और ये आई जेड की वैल्यू ऑलरेडी मिली है ना हम लोगों को, रिंग के लिए यही तो फॉर्मूला होता है ना, हाफ एम आर स्क्वायर। अब देखो आई जेड इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आई डी, ये इक्वेशन यूज करना, ये बीच का ये भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान रखो। इक्वेशन कैसे बनेगा, आई जेड इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आई डी, बराबर। तो अगर मुझे आईडी चाहिए तो ये 2 को किसके साथ भेजना पड़ेगा, इस 2 के साथ भेजना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, मतलब आईडी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/4 एम आर स्क्वायर, नहीं तो इसको ही ऐसे पढ़ सकते हो एम आर स्क्वायर अपॉन 4। अरे कुछ नहीं, ये 2 जो है ना उसको इसके साथ भेजा है, बस दैट्स इट। समझा है सबको? ओके, अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी पढ़ो। समझा कुछ इसमें से? हाँ, सी फॉर सेंटर ही होगा, और क्या। सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर, पूरे बॉडी का सेंटर सी बन जाएगा। यूनिफॉर्म शेप है ना ये, रिंग मतलब रिंग या डिस्क जो भी है, डिस्क बोलना है मुझे, रिंग नहीं। अब मुझे बताओ, ये एक्सिस आईसी बन जाएगा या नहीं?
सुनो, ये इसको आईसी नहीं बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस से जो पास हो रहा है ना, इसको आईसी बोलेंगे। मुझे बताओ ये टेंजेंट पैरेलल किसको दिख रहा है, एक्स एक्सिस को या जेड एक्सिस को? टेंजेंट ये जो दिख रहा है ना, ये किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है या जेड एक्सिस को? एक्स को है, बराबर। तो इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ना, उसको अब हम लोग आईसी बोलेंगे, और वही इक्वल हो जाएगा आईडी के। यहां पे लिखा है, देखो हाईलाइट करके रखा है, आईडी इज इक्वल टू आईसी, क्योंकि ये डायमीटर है ना। तो अपने पास इसका आंसर है, इसका आंसर कितना आया है, ये देखो ऊपर 1/4 mr²। और इसका आंसर निकालना है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। डिराइव किया था ये लास्ट लेक्चर में। अब IC मतलब ID, और ID की वैल्यू 1/4 mr²। ये देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ये IC है ना, इसके जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 mr²। ये m वैसे का वैसे कॉपी हो जाएगा। h मतलब क्या रहता है, याद है, दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। ये भी डिस्कस किया था मैंने, मुझे सब याद आ रहा है लास्ट लेक्चर का। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस के बीच की गैप मतलब ये हो जाएगी ना। हेलो, सो गए क्या? तो सी से लेके ये एंड तक की गैप जो है वो कितनी है, रेडियस इतनी। तो h के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, r। तो ये mh², h की जगह पे r डालो मतलब मिलेगा mr²। अब 1/4 mr² प्लस mr² को कॉमन निकालो, 1 प्लस 1/4 बिकम्स 5/4। तो इस पैरेलल टेंजेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आई, 5/4 mr²। अब फिर से मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया था, ये सब सब्स्टिट्यूट किया है, फाइनल आंसर मिल गया। देखो समझता है क्या? समझा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को 11 के स्टार्टिंग के लेक्चर से आते क्या? मैंने लॉज ऑफ कंजर्वेशन पढ़ाए थे, इन जनरल पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम 12th में बहुत यूज होने वाला है। ये देखो आ गया एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम मतलब mv, मास इनटू वेलोसिटी, छोटा p से डिनोट करते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी। उसका मूवमेंट लेते हैं, मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। याद है, मूवमेंट मतलब टॉर्क, और टॉर्क में आता है क्रॉस प्रोडक्ट, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार का। याद आ रहा है कुछ 11 का? तो एंगुलर मोमेंटम का ही दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर मैं ये mv के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है।
एग्जाम्पल, किसी भी चीज को घुमाना, ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करता है हमेशा। पढ़ो चलो जल्दी है। इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट, उस वक्त का। हो गया पढ़ के यहाँ तक? उसका कंटिन्यूशन यहाँ पे देखो, बोला था ना मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के एक्सपेंशन में साइन थीटा आता है। पढ़ो ये। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल रहेगा कैपिटल एल, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। यहाँ पे आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और छोटा पी मतलब लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकम्स एंगुलर मोमेंटम। तो अब एक प्रूफ आता है, हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। एंगुलर मोमेंटम का ही दूसरा फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा। सुनो ठीक से सुनो, मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूं। सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है, ये याद रखो, प्रॉपर्टी है। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, चार्ज कंजर्व होता है ना केमिस्ट्री में चार्ज कंजर्व, वैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होती है। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम का ही दूसरा नाम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर अगर राइट अ शॉर्ट नोट आता है ना, तो ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। उसके बाद तुम लोगों को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिल गया, सिंबल मिल गया, बराबर। और मूवमेंट वर्ड यूज किया, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा ही कंफर्म। तो फॉर्मूला मिल गया, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। उसका एक्सपांशन दिखा के मैग्नीट्यूड वगैरह सब लिख सकते हो, साइन थीटा आएगा एक्सपांशन में। अब हम लोगों को एक डेरिवेशन करना है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कैपिटल आई इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। रोटेशनल डायनामिक्स का पहला हाफ पार्ट सर्कुलर मोशन से रिलेटेड था, अब हम लोग एक्चुअल में रोटेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कैपिटल आई। तो कैसे भी करके हम लोगों को कैपिटल एल यानी एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन में या फॉर्मूला में कैपिटल आई को इंट्रोड्यूस करना है। अब समझ में आया ये क्यों कर रहे हैं सब? इन शॉर्ट रिलेशन लगाना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ
एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मतलब कैपिटल एल एंड कैपिटल आई का एक दूसरे के साथ क्या लेना देना है वो देखना है। ठीक है, अरे जवाब दो जल्दी, समझ में आया क्या? ओके, तो ये पार्ट बहुत आसान है, हम लोग स्पीडीली कंप्लीट कर सकते हैं। देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा रहता है, ये तो हम लोग 11 से यूज करते आ रहे हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v1 क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा, ये मैंने बताया था, फैन का एग्जांपल दिया था मैंने, याद है ना? फैन के ब्लेड के ऊपर के अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है ना सेंटर से, तो उनका रेडियस अलग अलग हो जाएगा, उनका लीनियर स्पीड भी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सारे पॉइंट्स को एक ही आरपीएम के साथ घूमना पड़ता है, एक ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ घूमना पड़ेगा, तो उनका ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बताया था, याद आया एग्जांपल? तो यही यहाँ पे यूज किया, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जनरल इक्वेशन है, तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा हो जाएगा, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, ऐसे करते करते nth पार्टिकल का वेलोसिटी क्या बन जाएगा, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम, मैं अब सिर्फ ना स्केलर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी r ले लो और लीनियर मोमेंटम ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो तुम लोगों को मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। तो L1 कितना बन जाएगा, बोलो L1 कितना बनेगा, P1R1, L2 कितना बनेगा, P2R2, ऐसे करते करते Ln कितना बनेगा, PnRn। समझा है या नहीं? तुम लोग सो गए हो शायद। लेकिन ध्यान दो ठीक से, P1 कैसे मिलेगा मुझे, M1V1 करके, P मतलब क्या रहता है MV, तो P1 कैसे मिलेगा, M1V1 करके, और V1 की वैल्यू कितनी मिली है, R1 ओमेगा। तो P1 के जगह पे M1V1 डालो और V1 के जगह पे R1 ओमेगा डालो, तो तुम लोगों को मिल जाएगा ये वाला स्टेप। दो बार R1 आता है, एक तो R1 बाहर दिख रहा है और एक R1 आएगा P1 के अंदर, किसकी वजह से, V1 की वजह से, तो R1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। कुछ समझा क्या? नहीं समझा तो लिख के देखना पड़ेगा तुम लोगों को एक बार। तो L1 मिल गया, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। अब एक बार L1 मिल गया ना, तो बाकी का सब दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। सिमिलरली L2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा डॉट 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 डॉट, Ln इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो ये स्टेप मिल गए। ये देखो यहाँ पे 3 स्टेप है। इसका ना डेरिवेशन छोटा है, लेकिन डेरिवेशन के लिए जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं या एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है ना, वही इसका बड़ा है। अब ये इंडिविजुअल पार्टिकल से मेरा एक बॉडी बनेगा ना, M1 R1 M2 R2, ये सारे अलग अलग पार्टिकल्स से साथ रिलेटेड क्वांटिटीज है, लेकिन मुझे तो पूरे बॉडी के लिए करना ही है, मतलब ये सारे छोटे छोटे जो एंगुलर मोमेंटम मिले हैं उनका मुझे एडिशन करना पड़ेगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब L। और कहां से मिलेगा वो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln तक, मतलब मुझे ये सबका एडिशन करना पड़ेगा। देखो यही स्टेप दिखा है यहाँ पे,
m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस mn स्क्वायर ओमेगा। इसमें से ओमेगा कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn स्क्वायर। लेकिन ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है, तो ये पूरे ब्रैकेट के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, कैपिटल आई। इन शॉर्ट एल का फॉर्मूला क्या बना, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। पढ़ लो एक बार फिर से। यहां से शुरू किया हम लोगों ने, यहां से शुरू किया, यहां से लेके यहां तक पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा, जल्दी पढ़ लो, इसमें डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। नहीं, एक काम करते हैं, और एक छोटा डेरिवेशन है टॉर्क से रिलेटेड, वो भी कंप्लीट कर देते हैं, लिंक वाइज खत्म होगा मतलब, क्योंकि ये जो अभी किया है ना सेम वैसा ही पार्ट टॉर्क में आएगा। जल्दी पढ़ लो, ये आई आई इंटू ओमेगा तक पहुंचो। वो मूवमेंट और मोमेंटम के बारे में बाद में बताऊंगा मैं, नीरज क्वेश्चन देख लिया मैंने तेरा। अब हम लोगों को टॉर्क का एक्सप्रेशन देखना है।
याद है ये डायग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में देखा था। तो एक फिर से रैंडम बॉडी लिया है, उसका एक्सिस फिक्स किया हम लोगों ने, और उसके ऊपर के पार्टिकल्स रहेंगे m1 m2 m3 ऐसे करते करते mn तक। उनका एक्सिस से जो डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी अलग अलग बन जाएगा, वो भी दिखाया है r1 r2 r3 rn तक। अब हम लोगों को टॉर्क का रिलेशन लगाना है, किसके साथ? ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। मुझे पता नहीं तुम लोगों ने ये याद रखा है या नहीं, लेकिन मैंने जेडब्ल्यू के लेक्चर में भी बताया था और सर्कुलर मोशन के स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो है ना, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली, तो v का डिफरेंशिएशन बन जाता है एक्सीलरेशन, मतलब छोटा a। r तो रेडियस है, वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, कांस्टेंट को हाथ लगाते नहीं है। और ओमेगा का डिफरेंशिएशन बन जाता है अल्फा, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। तो मैंने एक सीक्वेंस बताया था, याद है? s इज इक्वल टू आर थीटा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो a इज इक्वल टू आर अल्फा मिलता है। याद आया या नहीं? तो वो अभी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं a लिखने जाता हूं तो क्या मिलेगा? a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। फिर से ओमेगा अगर कांस्टेंट है ना, मतलब देखो कंसीडर करो, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब सेम एंगुलर स्पीड के साथ वो घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सीलरेशन पैदा होगा। इन शॉर्ट पूरे सिस्टम का एंगुलर एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। तो जैसे पार्टिकल 1 2 3 nth पार्टिकल के लिए ओमेगा हमेशा सेम था, वैसे सारे पार्टिकल्स का एंगुलर एक्सीलरेशन भी हमेशा सेम रहेगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव किस में आएगा? रेडियस में और लीनियर एक्सीलरेशन में। तो फर्स्ट पार्टिकल का रिलेशन क्या बन जाएगा? a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। देखो यहाँ पे ये वाली स्टेप दिख रही है, ये यहां से मिला। देखो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा है, तो v1 है मतलब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो a1 मिल जाएगा। r1 तो कॉपी हो जाएगा वैसे का वैसे r1, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा? अल्फा। a2 क्या हो जाएगा? r2 अल्फा, a3 r3 अल्फा, ऐसे करते करते an क्या बन जाएगा? rn इंटू अल्फा। ये समझ में आया है या नहीं? जल्दी बताओ, टाइम कम है अपने पास। अब तुम लोग सोचोगे कि एक्सीलरेशन क्यों निकाल। देखो हम लोगों को ना टॉर्क तक पहुंचना है, और टॉर्क के बेसिक फॉर्मूला में आता है आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ साइन थीटा। मतलब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स तो किससे बना हुआ है? मास इंटू एक्सीलरेशन से। तो मुझे चालू कहां से करना पड़ेगा? एक्सीलरेशन। मेरे पास एक्सीलरेशन है तो मेरे पास फोर्स आएगा, और फोर्स और आर का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो टॉर्क मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने चालू किया एक्सीलरेशन से। हायरार्की रहती है ना, क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है याद रखने के लिए। या तुम लोग उल्टा भी जा सकते हो, मतलब मैं बहुत बार ऐसे उल्टे डेरिवेशन करता था, मुझे पता था ना क्या डिराइव करना है, तो वो पहले स्टेप नीचे लिख दो सबसे, और धीरे धीरे ऊपर जाओ। देखो अब मुझे टॉर्क क्या है वो पता है, लेकिन ये टॉर्क पूरे बॉडी का है, और बॉडी तो इनफाइनाइट पार्टिकल से बनी हुई है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ऐसे करते जाना पड़ेगा मुझे। तो हर एक बॉडी का टॉर्क आएगा, मतलब हर एक बॉडी का फोर्स, और हर एक पार्टिकल का फोर्स, और हर एक पार्टिकल का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे। फोर्स आया मतलब हर एक का मास और हर एक का एक्सीलरेशन लगेगा, इसलिए एक्सीलरेशन से शुरू किया है। आई होप ये क्लियर है। देखते जाओ, आसान है बहुत डेरिवेशन।
जैसे ही मुझे ए मिला मैंने एफ लिख दिया, F1 क्या हो जाएगा M1 A1, और A1 क्या है R1 अल्फा, तो डालो यहाँ पे A1 के जगह पे, तो F1 की वैल्यू क्या मिल गई M1 R1 अल्फा, F2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी M2 R2 अल्फा, एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, F और R का मल्टीप्लीकेशन, मतलब F1 R1 टाउ 1 इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है M1 R1 अल्फा, वो उठा के यहाँ पे डाल दो। देखो एक R1 F1 के फॉर्मूला में आया है और एक R1 बाहर है यहाँ पे, तो R1 इंटू R1 बिकम्स R1 का स्क्वायर, तो टाउ 1 से हम लोगों को आगे का सब मिल जाएगा ना। टाउ 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा, तो टाउ 2 कितना मिलेगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा, एंड सो ऑन। और इन सब का एडिशन करेंगे तो फाइनल टॉर्क मिलेगा। देखो एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टॉर्क्स, फिर से अल्फा कॉमन निकलेगा, जैसे यहाँ पे ओमेगा कॉमन निकला था ये स्टेप में, देखो उसके ही बाजू में ये बोला था ना मैंने, ये सेम चलता है सब। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस MN RN स्क्वायर, ये तो क्या रहता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कैपिटल आई, और ये अल्फा, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिला यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम यानी कैपिटल एल, उसका फॉर्मूला मिला आई इंटू ओमेगा बराबर, और ये टाउ मतलब टॉर्क, इसका फॉर्मूला मिला आई इंटू अल्फा। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क फॉर रोटेटिंग बॉडी के लिए फॉर्मूले बनाए इन द टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब पढ़ के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके चलो बाय बाय।